स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे दर्दनाक समुद्री हादसे का एक सटीक क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर आज ठीक जानेंगे कि आखिर अप्रैल 1912 में ऐसी क्या भूल हुई थी जिसने इतना बड़ा हाहाकार मचा दिया। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ये जहाज डूब नहीं सकता। जरा सोचिए इस आत्मविश्वास के बारे में। व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान उस दौर के अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत है जो इस जहाज की पहली यात्रा से पहले मौजूद था। ये बस एक शब्द नहीं था, उस वक्त सच में लगता था कि इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसे कुदरत का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। सेक्शन 1 द अनसिंकेबल लग्जरी लाइनर। अब जरा इस जहाज के स्केल को समझते हैं। आज की महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे बनाने में करीब $400 मिलियन लग गए थे। असल में उस दौर में ये खर्च लगभग $7.5 मिलियन का था और ये उस समय के हिसाब से एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था जिसने समुद्री यात्रा का पूरा नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। और खर्च सिर्फ मजबूत लोहे और स्टील पर ही नहीं हुआ था। अंदर से अगर इस जहाज को देखा जाता तो ये किसी तैरते हुए महल जैसा लगता था। रंगीन कांच के आईने, बेहतरीन लकड़ी का ऑर्नेट काम, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश और इलेक्ट्रिक बाथ्स, स्क्वाश कोर्ट, जिम्नेजियम, 4 बड़े रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि 2 बार्बर शॉप्स भी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उस जमाने के बेहतरीन 5 स्टार होटल्स की चमक भी इसके आगे बिल्कुल फीकी लगती थी। सेक्शन 2 इग्नोरिंग द आइस वार्निंग्स। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पर गौर कीजिए। इस जहाज को 1-2 नहीं बल्कि बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की पूरी 7 अलग-अलग वार्निंग्स मिली थी। खतरे से बचने के लिए रास्ता तो थोड़ा बदला गया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी यानी रफ्तार कम करना, वो नहीं किया गया। जहाज लगातार 21.5 नॉट्स मतलब लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और ये ही आगे आने वाली तबाही का सबसे बड़ा कारण बना। और उस रात का माहौल जरा कल्पना कीजिए। बिना चांद की बिल्कुल अंधेरी रात, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। ऊपर से बर्फीली जमा देने वाली तेज हवाएं चल रही थी। जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से यानी क्रोज नेस्ट पर जो लुकआउट बैठे थे, उनकी हालत तो और भी खराब थी। ऐसी हवा और ठंड में आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं जिससे दूर तक देख पाना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। सेक्शन 3 एनाटॉमी ऑफ द पोल्यूशन। अब इस टक्कर की टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। रात के ठीक 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट ने एक विशाल आइसबर्ग देखा और तुरंत ब्रिज को कॉल लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक अगले 10 सेकंड तक उस आइसबर्ग से भयानक तरीके से रगड़ता हुआ आगे निकल गया। और फिर ठीक 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने पहला डिस्ट्रेस कॉल यानी मदद की गुहार लगाने का आदेश दिया। एक आम शांत रात मिनटों के अंदर ही मौत के खेल में तब्दील हो गई। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, आखिर बर्फ का एक टुकड़ा इतने ठोस लोहे को कैसे फाड़ सकता है? आखिर हमारी रोजमर्रा की बर्फ तो एक प्लास्टिक के डिब्बे को भी नहीं काट सकती, तो इस विशाल जहाज का स्टील कैसे टूट गया? जवाब इस नंबर में छिपा है, 1.5 मिलियन। उस आइसबर्ग का वजन लगभग 1.5 मिलियन टन्स था और वो एक पूरे फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। जब इतना ज्यादा मास और इतनी तेज रफ्तार का मोमेंटम उस जहाज से टकराया तो एक्चुअली बर्फ के तीखेपन ने नहीं बल्कि उसके भारी वजन और टक्कर के एक्सट्रीम प्रेशर ने स्टील को बुरी तरह से मोड़ दिया और तोड़ कर रख दिया। और जिन इंजीनियरिंग के दावों की इतनी तारीफ की जा रही थी ना, वो इस टक्कर में पूरी तरह से धराशायी हो गए। पहला था डबल बॉटम हल। ये किसी काम का नहीं रहा क्योंकि ये 10 सेकंड की टक्कर जहाज के नीचे नहीं बल्कि जहाज के साइड पर यानी बो पर हुई थी, जहां सिर्फ एक सिंगल लेयर थी। और दूसरा जो उनके 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे। जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि 4 कंपार्टमेंट्स भरने पर भी वो तैरता रहेगा, लेकिन उस विशाल गैस ने एक ही बार में 6 कंपार्टमेंट्स को छेद दिया था, जिसके बाद बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। सेक्शन 4 सिंकिंग एंड लाइफबोट शॉर्टेजेस। इस पूरी त्रासदी का सबसे भयानक हिस्सा है इसका गणित। जहाज पर उस वक्त लगभग 2200 लोग मौजूद थे, लेकिन सारी लाइफबोट्स की जो टोटल कैपेसिटी थी वो सिर्फ 1200 लोगों की थी। इसका मतलब है कि सफर शुरू होने से पहले ही करीब 1000 लोगों के लिए बचने का कोई इंतजाम था ही नहीं।
और उस आत्मविश्वास या कहें झूठे अहंकार का एक और खतरनाक नतीजा ये था कि जो पहली लाइफ बोट उतारी गई उसमें 65 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन उसमें थे कितने? सिर्फ 28 लोग। शुरुआत में सबको लग रहा था कि जहाज डूब ही नहीं सकता, ये तो बस एक छोटी सी टक्कर है, और इसी गलतफहमी में आधी खाली बोट्स अंधेरे समुंदर में भेज दी गई। अब सोचिए, जिन लोगों को लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिली और जो पानी में गिरे, उनका क्या हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस। उस वक्त अटलांटिक महासागर का पानी इतना ठंडा था, और ऐसी स्थिति में पानी में गिरने के कुछ ही मिनटों के अंदर कोई भी इंसान फेटल हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। ये वाकई एक जमने वाली बेहद दर्दनाक मौत थी। सेक्शन 5, इन्वेस्टिगेटिंग द फेटल मिस्टेक। अब आसपास मौजूद 2 अलग-अलग जहाज़ों का रिस्पॉन्स देखिए, जो अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला है। एक तरफ था आरएमएस कैरपेथिया, जो वहां से 107 किलोमीटर दूर था, यानी लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर, लेकिन उनका रेडियो एक्टिव था और उन्होंने डिस्ट्रेस मैसेज मिलते ही तुरंत मदद के लिए अपना जहाज उस तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ था एसएस कैलिफोर्नियन। ये जहाज सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, इतना करीब कि वहां से मदद मांगते हुए फ्लेयर्स साफ देखे जा सकते थे, लेकिन इनका रेडियो उस वक्त बंद था और उन्होंने उन डिस्ट्रेस फ्लेयर्स को कोई सामान्य पार्टी समझकर पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगर इन्होंने तुरंत एक्शन लिया होता तो शायद बहुत सी जानें बच सकती। तो जैसा कि समझने में आ रहा है, गलतियां किसी एक इंसान तक सीमित नहीं थीं। बहुत से कारण थे जिन्होंने मिलकर इस हादसे को इतना बड़ा बना दिया। मैन्युफैक्चरर द्वारा लाइफ बोट के नियम सटीक नहीं थे, घबराहट के मारे स्टीयर्समैन ने जहाज को बर्फ की दिशा में यानी दाईं ओर मोड़ दिया। उसी दिन होने वाली लाइफ सेविंग सेफ्टी ड्रिल इसलिए कैंसिल कर दी गई क्योंकि शायद लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ने जहाज की स्पीड मेंटेन रखने के चक्कर में आइस वार्निंग्स को ही बाकी लोगों से छुपाए रखा। सेक्शन 6, लेगेसी एंड मॉडर्न डिस्कवरीज। हालांकि इस तबाही ने मैरीटाइम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना हुई ताकि समुद्र के इन खतरों पर लगातार नजर रखी जा सके। और फिर सोलास ट्रीटी आई, यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इसके बाद ये कानूनन अनिवार्य हो गया कि हर एक पैसेंजर के लिए लाइफ बोट होना ही चाहिए। आज समुद्री सफर जो इतना सुरक्षित लगता है, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं इन्हीं घावों पर रखी गई है। सालों बाद 1985 में जब समुद्र के करीब 3.8 किलोमीटर की गहराई में रॉबर्ट बैलार्ड ने इसका मलबा ढूंढ निकाला, तो एक और सच्चाई सामने आई। वो ये कि कुछ खास बैक्टीरिया और समुद्री जीव उस लोहे को तेजी से खा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये पूरा मलबा वहां से गायब हो जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा सिर्फ इतिहास का एक धुंधला सा निशान। और आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आयरनी देखिए। असली डिजाइन की पूरी नकल करते हुए एक टाइटैनिक 2 प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन वो लगातार डिले हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के यात्री बिना इंटरनेट और वाईफाई के कई दिनों तक सफर ही नहीं करना चाहते। समय वाकई बदल चुका है और उस इतिहास का रोमांस आधुनिक सुविधाओं के आगे थोड़ा छोटा पड़ गया है। तो अब आखिर में एक सवाल, जब 2030 तक समुंदर इस जहाज के आखिरी लोहे के टुकड़े को भी अपने अंदर समा लेगा, तब भी टाइटैनिक की ये कथा पूरी दुनिया को क्यों आकर्षित करती रहेगी? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि ये इंसानी अहंकार और उन छोटी छोटी ह्यूमन एरर्स की ऐसी दस्तक है जो हमेशा गूंजती रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बारे में विचार जरूर कीजिए।